2015-16 ये एक इकलौता ऐसा साल है, इस साल के बाद जो भी इंटरनेट की कंपनीज थी उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। ऐसा क्या हुआ था इस साल? इस साल अल्टीमेटली ये हुआ था कि इंडिया के मार्केट के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन कर दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। उस इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ, जिनमें से एक इंडस्ट्री थी गेमिंग इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री बहुत क्रेज़ दे रही है धीरे धीरे धीरे। पबजी आई, पबजी के बाद ई स्पोर्ट फंटेसी, और अब ये क्रेज़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिनमें से एक कंपनी है गेम्सक्राफ्ट, काफ़ी ज़्यादा गेमिंग कंपनी है, उनमें से गेम्सक्राफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ ग्रोइंग कंपनी है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। 1 करोड़+ इनके पास वेरीफाई यूजर्स है और 2 गेमिंग प्लेटफॉर्म को ये ओन करते हैं, जिनमें से एक का नाम है रमी कल्चर और दूसरे का नाम है गेम्सी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेम्सक्राफ्ट की बिजनेस चैलेंजेस क्या थे, बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या थी और उनका बिजनेस मॉडल क्या था। मेरा नाम है ऋषिकेश टुमरे और आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। गेम्सक्राफ्ट की शुरुआत 2018 में पृथ्वी सिंह ने की थी। पृथ्वी सिंह को गेमिंग कंपनी शुरू करनी थी और ये उनका आइडिया कॉलेज के ज़माने से था। जब वो अपने कॉलेज के अंदर पढ़ते थे तो ज़्यादातर समय वो अपने कॉलेज के लेक्चर बंक करके वीडियो गेमिंग ही करते थे। वीडियो गेमिंग में उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वीडियो गेम्स खेलते हुए स्पेंड करते थे। तो उन्होंने एक नोटिस किया कि यार इंडिया के मार्केट के अंदर, इंडिया के टेस्ट के हिसाब से इंडिया में जो गेम्स पसंद की जाती है उनके लिए कोई भी गेम नहीं बना रहा है, उस यूज़र बेस के लिए कोई भी गेम नहीं बना रहा है। जो गेम वेस्ट में चलती है उन्हीं गेम्स को इंडिया में लाया जाता है। गेम्स इंगेजिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो जाता है, इसलिए लोग खेल भी लेते हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि इंडिया ओरिएंटेड, इंडिया टेस्ट ओरिएंटेड गेम्स हो, जिसके अंदर इंडियन यूजर्स को मज़ा आ जाए, एंटरटेन भी हो जाए, इंगेज भी हो जाए और पैसा भी कमाया जाए। बट बिजनेस करना आसान नहीं होता, अल्टीमेटली आपको जो है वो बिजनेस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इन्होंने भी किए। सबसे पहला बिजनेस चैलेंज जो इनकी कंपनी ने फेस किया वो ये था कि इनको लगता था कि किसी भी बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी के अंदर, गेम बेस्ड कंपनी के अंदर उसका इंटरफेस ही सब कुछ होता है। क्यों ना हम एक ऐसा गेम बनाए जिसका इंटरफेस एकदम वर्ल्ड क्लास हो, जिसकी वजह से कस्टमर्स को खेलने में मजा आ जाए, जिससे वो हमें पैसे दे और हम भी उन्हें एज एन रिवॉर्ड के रूप में पैसे ही दे, एज एन ई स्पोर्ट फंटासी गेम के जैसे वो रियल में पैसे कमाएंगे। बट जैसे उन्होंने गेम का पहला वर्जन लॉन्च किया वो बहुत बड़ा क्लैश कर गया, ब्लैक क्लैश कर गया। वो क्यों? क्योंकि भैया सिर्फ इंटरफेस से काम नहीं चलता, आपको परफॉर्मेंस के ऊपर भी काम करना पड़ता है, यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है। अगर यूजर एक्सपीरियंस सही नहीं होगा तो आपका इंटरफेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं होता है। तब इन्होंने नोटिस किया कि भैया इंटरफेस से काम नहीं चलने वाला। सेकेंड चैलेंज जो इनके सामने आया वो ये कि देखो, जब भी कोई बंदा इनके गेम के अंदर की कंपनीज के जो भी गेम प्ले करता था उसके ऊपर अगर कोई उसे रिवॉर्ड मिल जाता था और वो रिवॉर्ड अगर कैश में होता है तो इनको जो है वो एक लिस्ट बनानी पड़ती थी जितने भी विनर्स है उनकी और उनके बैंक अकाउंट्स की, और उसके बाद में इनको जो है वो डायरेक्ट बैंक्स में जाके ही सारे विड्रॉल्स करवाने पड़ते थे, सारे डिपॉजिट करवाने पड़ते थे, जिसके वजह से अल्टीमेटली इनका टाइम बहुत ज़्यादा जाता था। क्योंकि इनका जो गेम के अंदर पेमेंट सिस्टम था ना वो ऑटोमेटेड नहीं था, वो एक बहुत सादा गेम सिस्टम था जो कि इनके लिए हैडल बन चुका था और वक्त के साथ इनको जो है वो उसे चेंज करना था, उसे ऑटोमेट करना था। और जैसे ही यूपीआई आया ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई और इनको वो चीज़ ऑटोमेट करने में आसानी मिली। ये जो है कंपनी, इनकी जो बिजनेस मॉडल होती है जितनी भी, जैसे ई स्पोर्ट फंटासी हो गए या फिर पबजी वगैरह गेम हो गए, जिस गेम के अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है उन्हें ज़्यादातर यूजर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल्स के अंदर गिना जाता है। यहाँ पे आप जो है वो कंपनी जो है वो अल्टीमेटली यूजर्स को जो है वो कुछ चीज़ें फ्री में देती है बट कुछ चीज़ों के लिए पैसे चार्ज करती है, जिसके वजह से यूजर्स और कंपनी दोनों का फायदा होता है। यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है, मुनाफा मिलता है उस गेम के बदले। ये है इनका बिजनेस मॉडल। लेकिन बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज बिजनेस स्ट्रेटजीज कंपनी ग्रो नहीं करती। सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटजी जो इन्होंने इस्तेमाल की वो थी रेफरल प्रोग्राम स्ट्रेटजी। जैसे ही इन्होंने नोटिस किया कि अपनी गेम जो है वो चल रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो इन्होंने नोटिस किया कि ऐसा क्या करे कि वर्ल्ड ऑफ माउथ भी बढ़े प्लस अल्टीमेटली रेफरल भी बढ़े और हमारे पास ज़्यादा यूजर्स आए और हमें ज़्यादा पैसा भी बर्न ना करना पड़े। तो इन्होंने एक अक्ल लगाई, इन्होंने कहा क्यों ना हम भी कैशबैक, स्क्रैच कार्ड और उसी के साथ साथ डिस्काउंट्स क्यों ना दें उनके यूजर्स के फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर, प्लस हम यूजर्स को भी पे आउट करेंगे अगर कोई वो नया यूजर लेके आता है तो, जिससे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आने लगा।
वर्ल्ड ऑफ माउथ की वजह से भी ट्रैफिक आने लगा। इसकी रीजन ये थी कि गेमिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, प्लस इन्होंने ट्रस्ट भी बिल्ड किया था इनके कस्टमर के ऊपर, वो कैसे आगे चल के समझेंगे, जिसके वजह से अल्टीमेटली बहुत बड़े लेवल में कस्टमर्स बढ़ने लगे और इसके वजह से ये जो है वो अल्टीमेटली फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बने इस पूरे सेक्टर के अंदर। आज इनके पास जो है वो 1 करोड़ वेरीफाइड यूजर है दोनों प्लेटफॉर्म को मिला के। रमी सर्कल के ऊपर रमी कल्चर के ऊपर इनके पास आज के डेट में 70 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स है, और वही इनके दूसरा प्लेटफॉर्म गेम्स है उसके ऊपर जो है इनके पास 20 लाख से ज़्यादा इनके पास जो है वो यूजर्स है। दोनों के आंकड़े अगर एस्टिमेट मिला दे तो 1 करोड़ प्लस वेरीफाइड यूजर इनके पास है जो इनको पे भी करते हैं और इनके ऊपर गेम्स भी खेलते हैं और गेम्स के लिए पैसे भी जीतते हैं, गेम्स के जीतते हैं। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो इन्होंने इस्तेमाल की वो थी एडोप्टेबिलिटी। अब एडोप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी नए ट्रेंड को तुरंत एडोप्ट करना चाहिए, नहीं तो आप जो है वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना सकते। आप एक अलग दिशा की ओर जाते हो जो कि आपके बिजनेस के लिए सही नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस बंद हो जाते हैं। इसके लिए आपको हमेशा नए ट्रेंड्स के ऊपर काम करना चाहिए। नए जैसे कोई नया ट्रेंड आ जाता है उसे आपको एडॉप्ट करना चाहिए अगर आप उस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो। इन्होंने वही चीज़ की। जब इन्होंने नोटिस किया कि रमी सर्कल के खिलाफ हमारा रमी कल्चर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि भैया देखो ई स्पोर्ट फंटासी वाला गेम जो है ना वो अब तो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्यों ना हम भी इसके अंदर आ जाए। ड्रीम 11 की वजह से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था इस पूरे इंडस्ट्री को, जो कि ई स्पोर्ट फंटासी वाली है, जिसके अंदर क्रिकेट के ऊपर पैसे मिलते हैं, कबड्डी के ऊपर पैसे मिलते हैं, फुटबॉल के ऊपर पैसे मिलते हैं, राइट। आपको टीम बनानी पड़ती है। ये इंडस्ट्री ड्रीम 11 की वजह से काफ़ी ज़्यादा बूम में आ गई, जिसके वजह से अल्टीमेटली गेम्स क्राफ्ट को भी लगा कि हमारा भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए इस इंडस्ट्री में, ताकि हम जो है वो एक ही बिजनेस के ऊपर, एक ही कंपनी के ऊपर, एक ही गेम के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना रहे और हमारे पास एक अनदर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू आ जाए जिससे कंपनी भी सस्टेनेबल बने। इसलिए इन्होंने गेम जी की शुरुआत की, और गेम जी जैसे इन्होंने शुरू किया इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो कैसे, इन्होंने अपने ही रमी कल्चर्स के यूजर्स को जो है वो एक्सक्लूसिव कार्ड्स दिए गेम जी के, जिसके वजह से उनको जो है वो कई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को अंदर जो है वो फ्री मिले, कई उन्हें डिस्काउंट्स मिले, उनको स्क्रैच कोड्स मिले। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, जब वर्ल्ड कप 2019 चल रहा था तो उसके लिए इन्होंने एक्सक्लूसिव वर्ल्ड कप कार्ड बनाए थे, जिसके अंदर आपको जो है वो हर यूज़र को 8 कार्ड मिलते थे, और वो जो है वो गेम जी के ऊपर गेम खेल के या फिर रमी कल्चर के ऊपर गेम खेल के उन कार्ड्स को जीत के काफ़ी अच्छे से अच्छा क्लेम रिवॉर्ड्स वगैरह जो है वो पा सकता है, और कैश रिवॉर्ड्स भी वो पा सकता है, जिसकी वजह से रमी कल्चर के यूज़र भी गेम जी के ऊपर शिफ्ट होने लगे और नए यूजर्स रमी कल्चर के ऊपर भी आने लगे, प्लस गेम जी के ऊपर भी आने लगे। ऐसे करके इनको दोनों प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी में लाना पड़ा, और मतलब कि लाने में आसानी हुई एक तरीके से। तीसरी स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की वो थी अल्टीमेटली बिल्ड ट्रस्ट स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटेजी होती है कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मैंने बस 2 शब्दों को इस्तेमाल किया, बिल्ड ट्रस्ट, और उसको लगा दिया स्ट्रेटेजी। अब इसे स्ट्रेटेजी ही बोलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे यूज़र का विश्वास जीतना पड़ता है। ये कोई आसान बात नहीं होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप नई कंपनी हो तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही आप एक पुरानी कंपनी हो, आपका ट्रस्ट जमा हुआ है, आप एक नई कंपनी खोल देते हो ना, लेकिन आपका नाम अगर उसके साथ जुड़ा है तो उस कंपनी अपने आप यूज़र का ट्रस्ट जीतने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वो यूज़र्स पहले से आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि टाटा और महिंद्रा। एक नई कंपनी के लिए यूज़र का ट्रस्ट गेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्टीमेटली इनके जो सॉफ्टवेयर थे उसके ISO सर्टिफिकेशन लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर के ISO सर्टिफिकेशन से काम नहीं चलता। आपको अल्टीमेटली यूजर्स को विड्रॉल्स के मामले में ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ता है, राइट। क्योंकि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वहाँ पे पैसे की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर वो सेफ्टी ही नहीं मिलेगी तो यूज़र का ट्रस्ट आपके ऊपर आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो 24/7 विड्रॉल्स दिए, प्लस मल्टीपल UPIs के ऑप्शंस भी दिए, जिसके वजह से यूज़र को काफ़ी ज़्यादा हैसल फ्री होना पड़ा, और उनको जो है वो एक वाव मोमेंट मिलना पड़ा। जैसे उनको कोई रिवॉर्ड मिल जाता, जैसे उनको कोई कैश का बख्शिश मिल जाता, वो तुरंत उसे अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं 24/7, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट बनता है इस इंडस्ट्री के अंदर। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज ऐसी है जिनका प्लान है कि भैया आप जो है वो इस दिन के अंदर ही या फिर इस दिन से लेकर इस दिन तक ही आपके कैश विड्रॉल्स जो है वो आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते, राइट। उनके ऐसे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट यहाँ पे गेम्स क्राफ्ट के अंदर आपको कोई लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलती। आप 24/7 कभी भी आपका जो भी कैश विड्रॉल आपने जीता है, जो भी कैश रिवॉर्ड आपने जीता है, आप उसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर सकते हो, जिसके वजह से अल्टीमेटली यूज़र का ट्रस्ट गेन हो जाता है, और यूज़र जो है वो और नए यूज़र को भी लेके आता है कि ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। ये था मेरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जो मैंने गेम्स क्राफ्ट के ऊपर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।